Dear student, today we shall cover The Sea by Edward Bond. Edward Bond is a modern dramatist, playwright, screenwriter, producer, theorist, theatre director, writer, poet. So today we shall cover The Sea summary. Will see character list of this play. We'll also learn. We shall also learn about the character list. We shall learn about character of Willie. Character of Willie is also very important. Three main characters, they are very important. Character of Willie, character of Mrs. Rafi, character of Hatch. So if you know three character, it means you know this play. So this is very simple play. You people will understand. And prior to understand all about this, I want to make you go through about the life of Edward Bond. Edward Bond एक इंग्लिश राइटर है, प्ले राइट है, थिएटर डायरेक्टर है, ठीक है, थियरिस्ट है और प्ले राइट भी है, थियरिस्ट भी है, पोएट भी है, ड्रामेटिस्ट भी है और साथ स्क्रीन राइटर भी है, ठीक है। ये सारे इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। अगर आपने पढ़ा हो एंटन चेखव को पढ़ा हो, एंटन चेखव को जब हमने पढ़ा था तो वो जस्ट एक प्ले राइट था। एंटन चेखव रशियन प्ले राइट है, हमने उसको पढ़ा था। एंटन चेखव एक मॉडर्न था। अच्छा, वो क्या बताता था कि मैडम जो रेनस्काई थी, मैडम रेनस्काई का जब यानी चेरी ऑर्चर्ड बिक जाता है तो वो कहाँ चली जाती है? पहली तो बात है जब हस्बैंड की डेथ होती है, ठीक है। अब इसको गौर से समझिएगा, ये बड़ी समझने वाली चीज़ है। हस्बैंड की डेथ हुई है, फिर उसका सन जो है वो उसका बेटा डूब जाता है, ठीक है। अब ये ड्रोन सन जो है वो डूब जाता है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो चली जाती है कहाँ? फ्रांस चली जाती है। वहाँ उसका अब्यूसिव लवर मिलता है, यानी वहाँ फिर उसके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है फ्रांस के अंदर। वो उसको धोखा देता है तो वो फिर वापस चेरी ऑर्चर्ड रशिया आ जाती है। अब रशिया में कोशिश क्या करती है? नॉन सीरियस होती है, एक अरिस्टोक्रेटिक लेडी थी, तो अब अपर क्लास बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं रशिया के अंदर। वहाँ पे जो वहाँ का जो किंग था उसने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे उस वक्त की अपर क्लास के ऊपर। जो वहाँ के ड्यूक थे या अपर क्लास थी, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे। तो उनके जितने भी मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो मॉर्टगेज में और वो गिरवी और वो बैंक में और डिफरेंट इस तरह के सोर्सेज में चली जाती है। अब वो टैक्स जो है वो एक ख़ास टाइम होता है कि आपने वो अदा करना है, अदरवाइज वो गवर्नमेंट अपनी तहवील में ले लेती है, उसको ऑक्शन कर देती है, बेच देती है। मिसाल के तौर पर आपकी प्रॉपर्टी जो है उसकी कीमत है 50 लाख रुपए, ठीक है। अब उसका टैक्स है अराउंड अबाउट कोई 40 लाख या 50 लाख की वो प्रॉपर्टी है, 50 लाख ही उसका टैक्स बन गया। इतना टैक्स जमा होता रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बन गया। अब आपको बताया जाता है भाई अपना टैक्स अदा कर लें। अगर आप टैक्स अदा नहीं करते तो गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक क्या करते हैं, वो उसको क्या करते हैं, अगर आपने उनका कर्जा देना तो उसको क्या करते हैं, उसको ऑक्शन कर देते हैं, उसको बेच देते हैं डॉली पे। अब बेचने के बाद वो बिक जाती है, वो सारा पैसा जो है अपना वसूल कर लेते हैं। अब इसी तरह ये नॉन सीरियस रहती है रेनस्काई और उसका चेरी ऑर्चर्ड बिक जाता है, यानी उसके साथ ट्रेजेडी हो जाती है। तो जब वो चेरी ऑर्चर्ड बिक जाता है तो आपने पढ़ा होगा कि वो फिर कहाँ जाती है, वो फिर वापस जाती है। चेरी ऑर्चर्ड जब उसका बिक गया मैडम रेनस्काई का, तो एंटन चेखव ने भी उसमें मॉडर्न ट्रेजेडी है तो उसमें क्या बताया, वो फिर फ्रांस चली जाती है, यानी वो जगह चेंज कर देते हैं। दे चेंज देयर प्लेसेस। अब किसी के ऊपर ट्रेजेडी आए तो वो ट्रेजेडी का सलूशन तलाश कर रहा है। मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या होता है कि जब भी किसी के ऊपर ट्रेजेडी आती है तो वो करैक्टर क्या है, उसका सलूशन फाइंड करता है। जबकि जितनी भी क्लासिकल ट्रेजेडी हैं, क्लासिकल ट्रेजेडी में पहले बता दिया जाता है भाई ट्रेजेडी जो है वो फेट बेस है। एक बच्चा पैदा होगा लियस के घर, वो अपने फादर को कत्ल करेगा, जुकेस्टा मदर से शादी कर लेगा, उसकी फेट में लिखा है। वो बेचारा बड़ी कोशिश करता है फेट से बचने की, लेकिन बच नहीं पाता। यहाँ से चलता है और सीधा जो है जहाँ पे 3 रोड क्रॉस होते हैं वहाँ पे चला जाता है। एक थीब को जाता है, एक कोरिंथ को जाता है और एक जाता है डेल्फी को।
यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या जाऊँ कोरिन्थ, कहीं मैं अपने बाप पॉलीबस को मार के मिरोप के साथ शादी ना कर लूँ। यहाँ रुक के सोचता रहता है, जाता है किसके पास, डेल्फिक ओरेकल बताता है कि तुम तो कर सो, फिर वापस आके यहाँ पे आके सोचता रहता है। जब सेंटर में खड़ा होता है तो उसी का वालिद यहाँ पे बग्गी पे गुजर के जा रहा होता है, वो इसके हंटर मारता है, तुम रास्ते में खड़े हो, वाई आर यू स्टैंडिंग ओवर देयर, आर यू मैड। वो उसके हंटर मारता है और वो गुस्से में आके, वो गुस्से में होता है, वो उसको भी मार देता है, उसके गार्ड को भी मार देता है और फिर चला जाता है थीम। और यहाँ पे वही जो फेट लिखी होती है, फेट बेस्ड ट्रेजेडी है। बात समझ आ गई? क्लासिकल ट्रेजेडी फेट बेस है, पहले से प्री डिटर्मिन्ड है, प्री डिसाइडेड है। बट नो टॉक अबाउट द मॉडर्न ट्रेजेडी. In modern tragedy there is a lot of difference, because the character, once they have got tragedy, they started finding the solution. They are here to find the solution rather than just accepting and endorsing whatever happened to them because it's a fate base. Now it's a modern time. Talk about the tragedy of Anton Chekhov, talk about Hedda Gabler, talk about the tragedy like The Sea by Edward Bond. So over here tragedy has occurred, Colin has died, and Willie and Rose, she was she was the fiancée of Colin, and no, her fiancé has died, and what she do, she is in fact going to find the solution. She goes with Willie in a way to find some solution. She changes place, she changes the places. Willie and Rose, they both together, they unanimously they decide that we should change the place in a way to have new life. This world is not fit for us, we should go somewhere else. करेक्टर जो है, करेक्टर इवन जैसा करेक्टर जो वहाँ मौजूद है, जो कि ड्रंकर्ड है जैसे शेक्सपियर के करेक्टर होते हैं, वो भी उनको सजेस्ट करता है कि विल्ली और रोज तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए. दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर यू, हियर द पीपल आर कंजर्वेटिव, नैरो माइंडेड एंड सेल्फ सेंटर्ड, यू शुड गो समवेयर एल्स. एंड वी फाइंड करेक्टर दे लीव द प्लेस. और हमने देखा कि करेक्टर ने अपनी प्लेस छोड़ दी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए अपना सोल्यूशन फाइंड करने के लिए. जबकि अर्ली ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी, एंशिएंट ट्रेजेडी फेट बेस थी, और वहां पे एक हीरो है, वो फेट बेस उसके साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं. राइट? मॉडर्न ट्रेजेडी और जो क्लासिकल ट्रेजेडी है, एंशिएंट ट्रेजेडी है, इसमें बड़ा फर्क है. एक तो उसकी बुक जो है वो काफ़ी बड़ी बुक होती है, और अब मैं अगर आपको बुक दिखा सकूं, मेरे हाथ में है बुक, छोटी सी बुक, ठीक है. अब ये एक छोटी सी बुक है और इसका राइटर है एडवर्ड बॉन्ड. और एडवर्ड बॉन्ड ने बड़ी अच्छी एक बात लिखी, कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं रियलिटी बयान करता हूँ, मैं आई एम नॉट लाइक अ पर्सन हु शोज पैशन, फीलिंग, इमोशंस, बट आई डोंट नो हाउ पैशंस आर इन्फ्यूज्ड इन माय वर्क. लेकिन कहता मैं हैरान हूँ कि मेरे वर्क के अंदर पैशन फीलिंग कहाँ से आ जाती है. फिर वो कहता है कि मुझे, सिंस लिटरेचर जो है वो लाइफ को ही बताता है, तो इसलिए पैशन जो है वो लाइफ के अंदर होते हैं. तो जब लाइफ को बताता है लिटरेचर, रियलिटी बताता है, तो रियलिटी के अंदर डेफिनेटली जब लाइफ को हम दिखाते हैं तो लाइफ के अंदर पैशन फीलिंग्स होते हैं. तो कहता है कि लिटरेचर का मकसद ही लिखना होता है, ज़िंदगी को लिखना होता है, तो फिर कहता है पैशन फीलिंग खुद आ जाते हैं. तो ये उसने कहा कि मैं नहीं दिखाता, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि पैशन फीलिंग कहाँ कैसे आ जाते हैं. अभी मैं आपको आपके साथ करैक्टर और स्टोरी शेयर करूँगा, आपको अच्छी लगेगी. इट्स वेरी नाइस वर्क. आई लाइक एडवर्ड बॉन्ड way of writing, way of dealing. Is my favorite playwright. I personally like. Short summary, simple summary of the sea. आपने देखा होगा कोस्ट एरिया आपने देखा होगा, वो इसी तरह का होता है, और मोस्टली इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड जैसे इंग्लैंड आइलैंड्स टाइप, वहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस हैं, और कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है, और इस तरह का एरिया जो मैंने आपके सामने पिक्चर शो की हुई है. अब इस तरह की कंट्री साइड, एक विलेज साइड, टाउन साइड का इलाका है, और वहाँ पे इसकी स्टोरी की जो है सेटिंग जो है कोई साउथर्न इंग्लैंड की साइड है, उस साइड पे इसकी सेटिंग रखी गई है. नाम है द सी, राइटर का नाम है एडवर्ड बॉन्ड. एडवर्ड बॉन्ड एक मॉडर्न राइटर है. सबसे पहले हम उसकी लाइफ जानेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे. एडवर्ड बॉन्ड पैदा हुए हैं
18 जुलाई 1934 में। तकरीबन मैंने इसकी एज निकाली है, अभी ये 86 ईयर ओल्ड है। लोग इसको एंग्री यंग मैन के नाम से जानते हैं, एंग्री यंग मैन नाम है। एडवर्ड बॉन्ड, 86 ईयर उम्र है, अभी जिंदा हैं, मॉडर्न प्ले राइट है, थिएटर डायरेक्टर है, स्क्रीन राइटर है और ड्रामेटिस्ट है, प्ले राइट है, पोएट है और प्रोड्यूसर है, थिएटर डायरेक्टर है। और आपने देखा होगा, अगर आप शाहरुख खान की अक्सर मूवी देखें तो वो भी एक थिएटर डायरेक्टर, क्या उसे कहते हैं, प्रोड्यूसर है। वो क्या करते हैं कि वो मूवी के अंदर एक और मूवी बनाने लग जाते हैं। आपने अगर हैमलेट को पढ़ा हो तो वो प्ले के अंदर एक और प्ले माउस ट्रैप के नाम से वो चलाता है। हैमलेट एक प्ले था ना, तो उसका जो राइटर है वो एक थिएटर डायरेक्टर भी था, एक प्रोड्यूसर भी था, एक एक्टर भी था, एक राइटर भी था, शेक्सपियर सब कुछ था। तो शेक्सपियर ने प्ले विद इन प्ले चला दिया था, अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर प्ले विद इन प्ले भी ये चला देता है, क्योंकि ये खुद एक प्रोड्यूसर है, खुद एक थिएटर डायरेक्टर भी है, स्क्रीन राइटर भी है, प्ले राइट भी है, ये सब कुछ है। तो इस तरह ये एक पर्सनैलिटी नहीं है हमारा राइटर। तो हमारा राइटर क्या करता है, प्ले के अंदर एक और प्ले बनाने लग जाता है। मिसाल के तौर पर प्ले चल रहा है, उसके अंदर जो करेक्टर है वो अंदर प्ले बना रहे हैं। होता है, आपने देखा मूवी के अंदर बाद वो मूवी के अंदर मूवी बना रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड प्ले विद इन प्ले, प्ले इन द प्ले, यानी प्ले के अंदर एक और प्ले चला दिया। इस इंग्लिश प्ले राइट, थिएटर डायरेक्टर, ठीक है, थियरिस्ट है, स्क्रीन राइटर है, ड्रामेटिस्ट है, प्ले राइट है और ही इज द ऑथर ऑफ सम ऑफ द 50 प्ले। और उसमें से जिसमें 1965 में इसने एक लिखा है, द प्रोडक्शंस विच इंस्ट्रूमेंटल इन द अबोलिशंस ऑफ द थिएटर सेंसरशिप इन द यूके। अब यहाँ पे कुछ प्ले हैं, उनके मैं नाम बताता हूँ। नैरो रोड टू द डीप नॉर्थ, ये 1968 में इसने लिखा है। लियर जो है ये 1971 में लिखा है। शेक्सपियर अपने प्ले के अंदर एक करैक्टर शामिल करता था फूल का। अगर उसका ड्रंकर्ड या फूल, वो फूल इस तरह के होते हैं कि वो दुनिया से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता और वो बस अपनी ही दुनिया में रहता फूल, और वो बादशाह के ऊपर भी कुछ जोक क्रैक करता और इस तरह लोगों को भी वो जोक करता लोगों से। तो उस करैक्टर को कोई कुछ नहीं कहता, उसे कहते थे फूल करैक्टर। इसने भी एक इसी तरह का करैक्टर, एवन नामी एक करैक्टर जो है, इस तरह का एवन करैक्टर उसका नाम है, एवन नामी एक करैक्टर ऐसा इसने क्रिएट किया है। वो आखिर में एक बड़ी छोटी सी स्पीच करता है। वो कहता है कि ये दुनिया में कहता क्या नहीं हो रहा। एवन कहता है इस प्ले के अंदर, कहता मुझे बताओ कि दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा। इस सी के ऊपर जहां कहता कोस्टल एरिया में हम रहते हैं, अगर कहता है कि इस दुनिया में हर बंदा, एक बंदा दूसरे को मार रहा है किसी ना किसी नाम, कोई मजहब के नाम पे मार रहा है, ठीक है, कोई मजहब पे किसी को मार रहा है, कोई किस पे मार रहा है, जी मैं ज़्यादा सियाना हूँ, ये सियाने नहीं है, मैं इनको सियाने कर रहे हैं, हम इनको ज़्यादा समझदार बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड के लोग दूसरों को क्या कहते थे, ये तो बड़े वैश्य से लोग हैं, ये तो इंसानों को खा जाते हैं, उनका फ्लैश खा जाते हैं, तो हम इनको टीच करने जा रहे हैं, ये ब्रूटल हैं, बारबेरिक हैं, बहुत जालिम लोग हैं, हम इनको जाके क्या सिखाएंगे, इंसानियत सिखाएंगे। जाके उनके जो रिसोर्सेज हैं वो हड़प करने शुरू हो गए। हमने पढ़ा, एडवर्ड सईद ने बताया कि किस तरह से कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म कैसे काम करता है। वी लर्नड, एंड हियर यू पीपल आर गोइंग टू लर्न हाउ पीपल आर किलिंग फॉर ईच अदर, कैसे लोग किस नाम पे किसको मार रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर कोलन जो है डूब रहा है, विल्ली उसका दोस्त है और कोस्टल एरिया के ऊपर गार्ड्स मौजूद हैं, उन गार्ड्स के जाके वो इल्तिजा करता है, उनसे वो जाके वो भीख मांगता है रहम की। वो कहता है कि मेरा दोस्त मर रहा है कोलन, प्लीज उसको बचाओ। अब वो वहां पे पता क्या कहता है कि हमने सुना है कि एलियन जो है यहाँ पे आते हैं और एलियन जो है हमारी जमीन के लिए खतरा है। हैच और एवन जो है दोनों ये कंसीडर करते हैं। हैच बहुत ही सुपरस्टिशियस पर्सन है, वो उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनता। वो कहता है कि ये दुनिया, हमारी दुनिया को खतरा है एलियन से, ये कोई एलियन यहाँ पे आए हैं और ये तमाशा कर रहे हैं और ये बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे। और कहता है कि बिल्ली जो है जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी एक एलियन है।
अब वो इतना जालिम है कि उसकी मदद करने की बजाय जब वो डेड बॉडी मिल जाती है तो वो दूसरों को प्रूव करने के लिए ये वाकया ही एलियन है, इस दुनिया का नहीं है, उसके फेस के ऊपर नाइफ से मारना शुरू कर देता है, उसका फेस मसक करने की कोशिश करता है, डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है, ताकि लोगों को पता चले कि वाकया ही ये एलियन था। Look at the people. People do not tolerate the people, the person people. They are having a different ideology or view or point of view. They want to kill them. Whether this is ideology of the religion, whether this is ideology of your social, political, ideological, whatever you have, people will not tolerate it. कहता है कि लोग टॉलरेट नहीं करते, एक बंदा दूसरे को किसी ना किसी नाम पे मार रहा है, कोई मजहब के नाम पे, कोई कहता है आइडियाज़ की बुनियाद पे, कोई फिलोसॉफिकल लेवल पे, यानी हर लेवल पे दूसरे का इस्तेहसाल हो रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब यहाँ पे वो बड़ी अच्छी स्पीच करता है इस प्ले के अंदर, आखिर में वो स्पीच करता है, एवन नामी एक ड्रंकर्ड फूल कैरेक्टर, वो क्या कहता है, वो कहता है विल्ली तुम यहाँ से चले जाओ, दुनिया के अंदर लाइफ किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद रहेगी। अगर हम इस कोस्टल से कहता है हर चीज़, हर जानवर को ख़त्म कर दें, इवन के एनिमल्स को, जानवरों को, बर्ड्स को, हर चीज़ों को ख़त्म कर दें, और कहीं कहता है ज़िंदगी, कहीं कहता लाइफ, किसी कॉर्नर में कहीं अगर कोई चूहा भी बच गया तो ज़िंदगी फिर कहता जीत जाएगी, दोबारा फिर रीजनरेट हो जाएगी। बात समझ नहीं आई शायद। कहता है एवन कहता है कि इस दुनिया में हर बंदा किसी ना किसी को मार रहा है, लेकिन ज़िंदगी फिर हारी नहीं है, फिर भी मौत से हमेशा सबकत ले गई, मौत से हमेशा आगे निकल गई। डेथ ने उसे बहुत कोशिश की उसे ख़त्म करने की, लाइफ को जंगों की शक्ल में, ठीक है, तस्बात की शक्ल में, प्रेजुडिस की शक्ल में, और फिरका परस्ती की शक्ल में, किसी आइडियोलॉजी की फॉर्म में, किसी ख़ास एक नाजीज़म और इस तरह के कंसेप्ट के साथ है, हिटलर जैसे, मोदी जैसे, इस तरह के लोग आए। उन्होंने क्या किया, लाइफ ख़त्म हो जाए, जल जाए, सड़ जाए, ख़त्म हो जाए, कहता है ज़िंदगी अगर बच गई किसी कोने में तो फिर सबकत ले जाएगी, फिर आगे गुजर जाएगी डेथ से, फिर वैसे ही लोग रीजनरेट हो जाएंगे, फिर वैसे ही कहता कोई चूहा भी बच गया, चूहे के अंदर भी तो ज़िंदगी है, तो कहता है अगर वो भी बच गया तो वो फिर और रिप्रोड्यूस कर लेगा, फिर और रिप्रोड्यूस, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, ज़िंदगी हमेशा जीत जाती है। बड़ी अच्छी स्पीच करता है। लियर 1971 में लिखा है, सी 1973 में लिखा है, और फूल जो है 1975 में लिखा है, रिस्टोरेशन जो है 1981 में लिखा है। इसके प्ले सारे पढ़ने वाले हैं, अगर टाइम मिले तो इसको पढ़िएगा। बॉन्ड इज़ ब्रॉडली कंसिडर्ड अमंग द मेजर लिविंग ड्रामेटिस्ट। He has always been remain highly controversial because of the violence shown in his play, radicalisms of his statement and modern theatres and society, and his theories on the drama. लोग इसको कंट्रोवर्शियल फिगर समझते हैं, लोगों ने इसको एंग्री यंग मैन के नाम इसको नाम दिया, लोग इसको कहते हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। कौन? एडवर्ड बॉन्ड। लेकिन बहुत अच्छा प्ले राइट है, पढ़ने वाला है, रेडिकलिज्म शो करता है, वो कहते हैं सोशलिस्ट है। तो सोशलिस्ट लोगों को कैपिटलिस्ट लोग पसंद नहीं करते। आपको पता है कि दो निज़ाम ही चल रहे हैं, एक सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म मेन। अच्छा, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसका स्नैपशॉट ले लें आप लोग, तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, ले लें, काम आएंगे। पोएट, प्ले राइट, डायरेक्टर क्या है? पोएट है, प्ले राइट है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सोशलिस्ट है, एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाता है, मॉडर्न राइटर है, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करता है कि आपको क्या बताएगा, आपको ये नहीं बताएगा कि मिसाल के तौर पर अगर आपको ये बताना है कि 10 साल का अरसा गुजर गया है तो वो सिंपली लिख देंगे कि आफ्टर 10 ईयर, ये नहीं बताएगा कैसे कैसे 10 साल गुजरे हैं। ठीक है, ये मॉडर्न टेक्निक है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। अच्छा, प्लॉट जो है वो नरेट किया जाता था। पुराने जितने भी क्लासिकल प्लेस थे उसमें क्या किया जाता था कि जो प्लॉट होता था उसको नरेट किया जाता था, लेकिन ये प्लॉट को नरेट नहीं करते। किसकी शक्ल में बताते हैं मॉडर्न राइटर? प्लॉट इज़ नॉट नरेटेड इन द मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा प्लॉट, दे डू नॉट नरेट प्लॉट। व्हाट इज़ द प्लॉट? प्लॉट इज़ द मेन स्टोरी ऑफ द प्ले। जो प्ले की मेन स्टोरी होती है उसको प्लॉट कहते हैं। तो ये मॉडर्न राइटर जो हैं उस स्टोरी को नरेट नहीं करते, क्या करते हैं? उसको सिंबलिज्म के ज़रिए बता देते हैं।
अब मुझे बताएं कि ज़रा, अब इसने सी जो है, सी क्या है? सी खुद एक सिंबल है। किस चीज़ की? सी एक लाइफ की सिंबल है। इसमें वेव्स होती हैं, इसमें अप डाउन होता है, ठीक है, इसमें डेंजर होता है, इसमें ख़तरा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वेव्स आती हैं, अप डाउन आते हैं, मुद्दो जज़र आता है, उस तरह के बहुत सारे यानी एब्स एंड फ्लो जो हैं वो आते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करती हैं? सिंबल में बात कर देगा, सी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लाइफ के सी को। तो वो उसने आपको मिसालों के ज़रिए, एक सिंबलिज्म के ज़रिए, मॉडर्न राइटर सिंबलिज्म यूज़ करेगा, ठीक है, मेटाफर यूज़ करेगा, और क्या यूज़ करेगा? पैराडॉक्स यूज़ करेगा, और क्या यूज़ करते हैं? इस तरह की चीज़ें जो सिमलीज वगैरह। तो ये चीज़ें यूज़ करके वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिग्नल में, सिंबल में आपको वो पहुंचा देते हैं, ना कि वो नरेट करें चीज़ को, आप खुद फिर उसके अंदर से निकालते हैं कि क्या बात है। अरिस्टोटल प्ले, और फिर एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं होते किसी चीज़ के। मॉडर्न राइटिंग की ये भी एक करैक्टरिस्टिक है। अगर आप अमेरिकन राइटर पढ़ें तो फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, उसके अंदर से मीनिंग बहुत सारे निकल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ें, वो कहता है कि 2 रास्ते थे, मैं जंगल में जा रहा था, द रोड नॉट टेकन। तो जंगल के अंदर जब मैं पहुंचा तो कहता है ऐसे 2 रास्ते बन गए। एक घना जंगल था, उसके अंदर जा रहा था, रोड नॉट टेकन। एक रास्ता, उसमें बहुत सारे लोग चले थे, उस पर पाँव के निशान लग रहे थे, एक फ्रेश था। मैंने क्या किया, वो रास्ते को अडॉप्ट किया जहाँ जिस पे किसी के पाँव के निशान नहीं थे, बड़ा फ्रेश था। मैंने उसको छोड़ दिया जिस पे हर बंदा चल रहा था। मैंने कहा था सिंपल जो सादा रास्ता जिस पे कुछ नहीं चला था, मैं उस पर चलता गया। लोग मुझे क्रिटिसाइज करते रहे कि ये कौन सा रास्ता। तो इवन दो कहता है कि जब सेंटर में पहुंचा तो मुझे ये थोड़ा सा ख्याल आया मेरे मन में कि शायद वो पहले वाला बेहतर था, मैं शायद। वो कहता है देखें इसने मॉडर्न जो टू बी और नॉट टू बी की कंडीशन कैसे बता दी है, टू बी नॉट टू बी। हम में से हर बंदा एक चीज़ को अडॉप्ट करता है और उसको कुछ देर उसके साथ जुड़ा रहता है, फिर वो कहता है कुछ चॉइस होती है ना, फिर वो कहता है शायद वो पहले वाली ठीक थी, है वो भी वैसी, लेकिन इंसान है ना। टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द क्वेश्चन, एज शेक्सपियर सेड, टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द क्वेश्चन, एंड मॉडर्न एरा, दिस इज द मेन रिडल। ये मेन रिडल है जो सॉल्व नहीं हो रही कि बंदा क्या करे, इतनी चॉइस में से कौन सा रास्ता अडॉप्ट करे, क्या करे, कौन सी डिग्री करे, कौन सा फ्यूचर प्लान करे, कौन सा कोई लाहे अमल बनाए ताकि वो प्रोग्रेस करता जाए, डेवलपमेंट करता जाए। तो ये चीज़ें इंसान को कंफ्यूज करती हैं, टू बी और नॉट टू बी। तो मॉडर्न राइटर आपको फिक्स मीनिंग नहीं देता, वो कहता है जी आपको निकालें। अब अरिस्टोटेलियन प्ले वर्सेस मॉडर्न प्ले, कोई आप में से बताए कि अरिस्टोटेलियन और मॉडर्न प्ले से क्या फ़र्क है। अरिस्टोटल का जो प्ले था, अरिस्टोटेलियन प्ले जो था, उसका मेन मकसद होता था पिटी और फियर जनरेट हो जाए तो उनका काम पूरा हो जाए। उसके अंदर कथारसिस का एलिमेंट, ठीक है, ये देता था, पिटी फियर क्रिएट करता, उसके बाद कथारसिस हो जाता जो उसकी पैशन फीलिंग्स होती थी। अच्छा, फिर उसके अंदर एक पेरिपेटिया होता, एनेग्नोसिस होता, एनेग्नोसिस, पेरिपेटिया और एनेग्नोसिस इसका एलिमेंट होता, और हमार्टिया होता। हमार्टिया होता है कोई मिस्टेक, कोई ट्रेजिक फ्लॉ इंसान के करैक्टर के अंदर जो बाय बर्थ उसके बिल्ट इन उसके अंदर है और वो उससे हो जाता है। मिसाल के तौर पर अब आप लोगों को अपना अपना हमार्टिया फील करना चाहिए। मैं बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेता, ठीक है, हो सकता है ये मेरा हमार्टिया हो। ये मैंने वैसे एक ऑप्शन बताई। मैं किसी पे बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर लेता, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हूँ, बहुत ज़्यादा रैश हो जाता हूँ, बड़ा ह्यूब्रस है मेरे अंदर। ये सारे क्या है, ये हमारे हमार्टिया ही तो हैं। दीज आर द हमार्टिया। जब इन हमार्टिया से कोई सफ़र करता है तो फिर हम, क्योंकि वो हमारे अंदर, सबके अंदर होते हैं ऐसी कोई ना कोई फॉल्ट, तो इंसान कहता है कि यार बहुत बुरा इसके साथ हुआ।
तो ये है, कहता है ना वो ज़्यादा अरिस्टोटेलियन प्ले के अंदर एक जो अरिस्टोक्रेटिक है, ना वो अटमोस्ट बुरा हो ना अटमोस्ट अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा ही अच्छा हुआ तो फिर हम उसे वैसे एंजेलिक स्पिरिट समझेंगे, ये तो वैसे ही मौलवी है। अगर वो बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ तो हम कहेंगे ये विलन है। हाँ, कोई मिड में हो, कोई सेंटर में हो, तो फिर हम कहेंगे कि इसके ऊपर, ये अरिस्टोटल ने वैसे उसकी प्रोटैगनिस्ट की तारीफ बताई थी। लेकिन मॉडर्न प्ले के अंदर पिटी फियर ये नहीं है। मॉडर्न प्ले के अंदर ट्रेजेडी हो जाती है और साथ ही ट्रेजेडी के बाद सोल्यूशन फाइंड करने के लिए करैक्टर निकल जाते हैं। रेवोल्यूशनरी यंग मैन एंड हिज एज एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम द सेकंड वर्ल्ड वॉर। एडवर्ड बॉन्ड जो है उसकी लाइफ अगर देखें तो 1934 में पैदा हुआ। पहली जंग अजीम का जो टाइम है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, वो 1914 में स्टार्ट हुई है और 1918 में उसका एंड हुआ है। जर्मनी ने जब घुटने टेक दिए थे, जर्मनी हार गया था, तो जर्मनी के हारने के बाद जर्मनी के अंदर से एक मूवमेंट चलती है, नाजी पार्टी के नाम से, हिटलर बनाता है, वो भी जर्मनी का होता है। वो कहता है कि मैं बदला लूँगा जो जर्मनी को शिकस्त हुई है। वो एक नेशनलिस्ट था, तो वो अपनी एक पार्टी जो है वो फॉर्म करता है। उसमें वो बताता है कि वो किस तरह से अपनी जितनी भी उनको डिग्रेड किया गया है वो उसका बदला लेगा। वो फिर जंग स्टार्ट करता है 1939 में और उसका एंड जो है हिटलर की मौत पे होता है जब वो खुदकुशी करता है 1945 में। इसका मतलब है इसने सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो मुकम्मल देखी है। और इंग्लैंड के ऊपर जब वो बमबारी हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, फसाद हो रहा था, कंट्री साइड पे जाना पड़ा एडवर्ड बॉन्ड को, बहुत सारी जॉब्स करनी पड़ी और बहुत सारे मसले मसाइल से गुजरने पड़े। एडवर्ड बॉन्ड ने ये सारी चीज़ें जो है देखी हैं। ही वॉज रिटन, अब देखेंगे, ही वॉज अ प्रोलिफिक very important writer, prominent writer. He has written his play in the sea in 1973. 1973 में ये इसने प्ले लिखा है। अब देखिए, जहां वो कहता ना किसी नाम पे दूसरा दूसरे को मार रहा है, इसमें वो हिटलर का भी जिक्र कर रहा है इनडायरेक्टली, कि किस तरह लोग मजहब के नाम पे किसी ना किसी चीज़ को मार रहे हैं, लेकिन लाइफ फिर भी बच जाती है। द पीरियड आफ्टर 1970 इज़ द प्रोडक्टिव पीरियड, यानी जब 1970 के बाद का जो टीवी इसका पीरियड है ना, जब इंसान कभी कभी बहुत डाटा जमा हो जाता है तो वो ऊपर बहुत लिखता है। तो इसने 1970 के बाद बहुत ज़्यादा लिखा है, बहुत ज़्यादा वर्क किया है। ही इज़ अ सपोर्टर ऑफ द सोशलिस्ट एंड अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट के ये खिलाफ था। ही 1970 period is creative period, productive period, and he is against capitalist. He says that he has rational theater. वो कहता था, देखें, हमने एक absurd theater पढ़ा। absurd theater पढ़ा था, क्या नाम था जो absurd theater पे काम कर रहा था, जिसने प्ले लिखा था मीनिंगलेस लाइफ, सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट को हमने पढ़ा, वो अब्सर्ड थिएटर के लिए काम कर रहा था कि दुनिया जो है वो मीनिंगलेस है, जैसे वेटिंग फॉर द गॉड और जस्ट वेटिंग आवर टाइम, देयर इज नथिंग रियलिटी, वी हैव टू फाइंड मीनिंग आवरसेल्फ, वी आर बाउंड टू फाइंड मीनिंग आवरसेल्फ, सिंस दिस वर्ल्ड डज नॉट हैव एनी सेंटर, वी आर हियर टू फाइंड मीनिंग। दे डिस्कार्ड गॉड, वो गॉड को ही नहीं मानते थे। तो ये अब्सर्ड थिएटर का उन्होंने कंसेप्ट दिया था। अब उसके बाद हमने एक और देखा जो कहता था लिटरेचर इज अ हैमर विद विच वी कैन मेंड सोसाइटी। क्या नाम था? बर्टोल्ड ब्रैकेट, जिसने गैलीलियो गैलीली लिखा है। हमने उसका एपिक थिएटर भी पढ़ा। जो मेरे स्टूडेंट मुझसे पढ़ते रहे हैं वो मुझे साथ साथ बताया करें कि हमने ये चीज़ हमें पता है। हमने सैमुअल बेकेट का अब्सर्ड थिएटर पढ़ा, हमने एपिक थिएटर पढ़ा जो कि बर्टोल्ड ब्रैकेट ने उसका कंसेप्ट दिया कि लिटरेचर इज अ हैमर विद विच वी कैन मेंड सोसाइटी। हमें टीच करना चाहिए, पॉलिटिकल वैल्यू सिखानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। ये कहता है कि मेरा थिएटर है रैशनल थिएटर, अकली थिएटर है मेरा। मुझे समझ नहीं आती कि पैशन फीलिंग कहाँ से आ जाते हैं मेरे वर्क के अंदर। एडवर्ड बॉन्ड कहता है he is a supporter of the socialist and against the capitalist. He says that he has a rational theater, कि उसका एक अकली थिएटर है, उसने जो थिएटर बनाया है वो अकली है।
This theater will tell history, reality, and solution of the problem, and conclusive, and recommend comfort, and direct, and literature not merely reflect, rather solution. लिटरेचर का मतलब जस्ट रिफ्लेक्ट नहीं करना सोसाइटी को, क्या बताना, उसका सोल्यूशन भी बताना, ये कहता है। ये मैं पैशन फीलिंग नहीं डालता, वो कहता है मुझे समझ नहीं आती ये फीलिंग्स, ये पैशन, ये कहां से मेरे वर्क के अंदर आ जाते हैं। मैं तो एक अकली बंदा हूं, मैं अकली बात करता हूं। I call my play rational play, but I do not know where passions and emotions are coming in my play. People do not like creed, believe, idea, thought and consider other aliens. अब इसके अंदर भी उसने सी के अंदर ये बताया है कि लोग कहाँ पसंद करते हैं अभी दूसरे को तो बर्दाश्त ही नहीं करते लोग क्या कहते हैं, दूसरे को हमेशा डिसलाइक करते हैं। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आती। मैं अपने प्ले को क्या कहता हूँ कि मेरा प्ले जो है वो एक रैशनल प्ले है, लेकिन पैशन फीलिंग कहाँ से आ जाते हैं मुझे नहीं पता। पीपल डू नॉट लाइक अदर क्रीड्स, ना तो लोग दूसरे के क्रीड को पसंद करते हैं, सुन लो आज, ना आइडियाज़ को। अगर आइडिया की बुनियाद पे भी आप किसी से डिफरेंट हैं तो वो आपको मारना चाहेंगे, ठीक है। ना कोई अदर फिलॉसफी, ना कोई दूसरे का रिलीजन। डॉगमेटिक हैं लोग, हिटलर लाइक लोग हैं पॉलिसियन की। दे डू नॉट लाइक अदर, दे कंसीडर अदर एलियन। अगर आप किसी के पास जाएं तो वो आपको बिलीव मी ऐसे देखेंगे, आप यहाँ से अंग्रेज़ों के कंट्री में चले जाएं आप पहन के अपना कल्चर, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे एलियन आ गया हमारे पास, ये कौन है भाई। आप किसी ने तहमत बांधा हो तो वो जाए ज़रा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, तो देखना वो उसे कैसे देखते हैं, बड़ी बड़ी मूछें रखी हो, तहमत बांधा हो, जो जा रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिएगा वो उसे कैसे, यानी हम ना तो किसी के कल्चर को, ना किसी की फ़िलासफ़ी को, ना किसी साइकोलॉजी को, ना किसी आइडिया को, ना कोई डिफरेंट क्रीड को, ना किसी बिलीव को, ना किसी थॉट को, ना न्यू थॉट को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम कहते हैं ये एलियन है, ये कहाँ से आ गया हमारे अंदर, ये कौन है जो हमसे डिफरेंट सोचता है, इसकी जरूरत कैसे हुई। पीपल कंसीडर हिम एलियन एंड डू नॉट लाइक। अब विल्ली जो है, अब हैच जो है इस प्ले के अंदर, हैच जो है वो दूसरे कैरेक्टर को क्या समझता है कि ये एलियंस हैं। इवन के वो क्या कहता है कि ये एलियन है वो इवन को भी एलियन समझता है हैच, और विल्ली को भी एलियन समझ रहा है कि ये किसी और सियारे से आए हैं और ये हमारे कंट्री को, और ऊपर से साथ मशकें हो रही होती हैं, जैसे वो प्रैक्टिस नहीं करते, हमारे सोल्जर भी करते हैं, सारे सोल्जर करते हैं, यानी वो अपना असलहा वगैरह चेक करते हैं, एमुनिशन। तो वो एक ना तोप से कोई वो गन फायर करते हैं तो वो साथ ही कहता है देखो, इवन कहता है देखो। अब आर्मी को भी पता चल गया कि ये एलियन आए हुए हैं और इसके ऊपर फायर किया, और ये डूब रहा है ना, इसकी कश्ती ऐसे नहीं डूबी, उन्होंने फायर किया। अब देख, Absurd theatre is not the good because it considers the human life is a meaningless. अब ये उसको रिजेक्ट करता है absurd theatre, he rejects the absurd theatre, कहता है वो ठीक नहीं होता कि वो, क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ को रिजेक्ट करता है, मीनिंगलेस कंसीडर करता है। Emphasize that the human life is not is meaningless, कि मीनिंगलेस है। absurd theatre क्या कहता है ना कि हर चीज़ जो है वो मीनिंगलेस है। We have to find meaning over here, we are bound to find meaning ourselves, the meanings are given over here, these meanings are given by society। एक है एसेंशियलिज्म, एक है एग्जिस्टेंशियलिज्म। मैं बहुत इसके बारे में बात करता हूँ, इसके बारे में मैं किसी दिन डिटेल लेक्चर दूंगा, मेरा लेक्चर नेट के ऊपर भी पड़ा हुआ है। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है और एसेंशियलिज्म क्या होता है। एसेंशियलिज्म बाय एरिस्टोटल, प्लेटो, दे से दैट द मैन इज बोर्न विद अ सेंस, बट Jean Paul Sartre, he says that we are bound to find meaning over here in this world, because since the meaning over here, these meaning are given by the society, by the clergyman, by the priest, by the churches, by the mandars, by the religious people, meaning you have to find yourself। वो कहता है जो मीनिंग तुम्हें दिए हुए हैं ये तुम्हारे पेरेंट्स के हैं, ये तुम्हारे इंस्टीट्यूशन के हैं, ये तुम्हारे अदारों के हैं, ये तुम्हारे रिलीजियस अदारों के हैं, ये तुम्हारे लोगों के हैं, बट यू हैव टू फाइंड मीनिंग योरसेल्फ। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी है।
हाँ जी, प्ले विद इन द प्ले, mostly directors do this, and modern drama does not narrate theme, rather they show through symbols. ये मैंने पहले भी बात आपके साथ की। अच्छा, ये कोस्टल एरिया है, और हम जिसकी बात कर रहे हैं ये कोई साउदर्न इंग्लैंड का एरिया है, कोस्ट एरिया है। उस कोस्ट एरिया के ऊपर एक टाउन है, और उस टाउन में कुछ करैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेट मी डिस्कस दिस करैक्टर। Edward Bond, The Sea by Edward Bond, The Sea by Edward Bond। विल्ली एक करैक्टर है जिसको कंसीडर किया जाता है कि ये एक प्रोटैगोनिस्ट है इस प्ले का। क्या ये प्रोटैगोनिस्ट होता है हीरो। अब अगर गौर से देखें, ये वो कोस्टल एरिया है जो कि साउदर्न साइड ऑफ इंग्लैंड है। इसमें एक टाउन